हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के एनपीओ के एमसीक्यू के बारे में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट्स का पार्ट है तुम लोगों का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस एमसीक्यू की सीरीज में। फिर से मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन डाला होगा, आई थिंक सो 50 डले होंगे। ठीक है, देख लेते एक बार क्या टारगेट है हमारा। ओके गाइस, 53 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। तो ये 53 क्वेश्चन हम लोग करने वाले। ये 53 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इंक्लूड करवाया गया है, इसके अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन, थोड़े एक आध दो तीन ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे ट्रिकी क्वेश्चन देखने को तुम लोग को मिल सकते हैं एग्जाम में। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिससे हम लोग को कैलकुलेटर का प्रयोग होगा। वैसे मेरा कैलकुलेटर किधर है, रुको। लो, मिल गया मेरा कैलकुलेटर भाई। हाँ, तो कैलकुलेटर ये चल रहा है ना। ओके, हाँ, तो कैलकुलेटर की जरूरत होगी। कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्लस एकदम शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोगों को 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम मिला रहता है एग्जाम में एमसीक्यू करने के लिए। तो बड़ा सा क्वेश्चन देखे तुम लोग डर ना जाओ। तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी यहाँ तुमको देखने को जरूर से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इस टाइप के आएंगे। इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया जाएगा, नहीं तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में से पूछोगे भैया यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा। ठीक, पर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू के जितने पॉसिबल थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो मैं करवा सकता था, मैं सोचा कि नहीं करवाना रेलेवेंट है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं 50-50 एमसीक्यू में तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करा दूं और आइडिया दे दूं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो तुम लोगों को मैं आइडिया दे दूं। तो इसलिए मैं ये तुम लोगों को करवा रहा हूं एनपीओ का। और एज यूजुअल ये पीडीएफ तुम लोगों को कहां मिलेगा, तो एक दुख खबर की बात है कि ये पीडीएफ जो है वो पेड है, इसके लिए तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कहां मिलेगा तुम लोग को पता है तो पूछना ही मत। वही हमारे फैमिली ग्रुप में, क्या है हमारा फैमिली ग्रुप, सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन। तो फैमिली ग्रुप में मैं इसको सेंड कर दूंगा तुरंत, ये वीडियो अपलोड करने के बाद जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल लेना। वैसे मैं फॉन्ट बड़े रखा हूं तो पेजेस ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं प्रिंट आउट मत निकालना, बस सॉल्व कर लेना फोन में पीडीएफ डाउनलोड करके। कॉपी रखना, बाजू में एबीसीडी करके लिखना। ठीक है, और ऐसे ही सॉल्व कर लेना। प्रिंट आउट मत निकालना, क्योंकि मैं इसमें फॉन्ट बड़े कर दिया हूं तो पेजेस ज्यादा हो गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्या। यस, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। वैसे एकदम मतलब वार्म अप करेंगे शुरू में एकदम लड्डू लड्डू खिला के वार्म अप करेंगे। 5-10 क्वेश्चन के बाद फिर वही हमारे लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे और ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो पहला क्या बोल रहा है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्या शो करता है। तो भाई रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट तो सरप्लस भी शो करता है, डेफिसिट भी शो करता है, राइट। भैया क्या बात कर रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो मैं क्या बोला, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, तो पहले ये चीज ध्यान रखना, क्या शो करता है, या तो वो डेबिट बैलेंस शो कर सकता है, तो क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है, दोनों शो कर सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। पर क्वेश्चन आपको ट्रिक ये कर रहा है, ये पूछ रहा है जनरली क्या शो करता है। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली वो डेबिट बैलेंस ही शो करता है, क्योंकि बेसिकली ये कैश अकाउंट होता है। एनपीओ का जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट जनरली जो है वो डेबिट बैलेंस ही शो करता है। वैसे कैश अकाउंट कभी क्रेडिट बैलेंस शो करता ही नहीं है, फॉर का इन्फॉर्मेशन। पर एनपीओ का जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, उसके अंदर कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन आते हैं। तो इस वजह से कभी कभी वो क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है, जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन में देखे भी है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली वो डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। तो पूछ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट काहे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्या सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड करते हैं, या सिर्फ कैपिटल नेचर रिकॉर्ड करते हैं, या दोनों रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों, या इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर और एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर क्या है तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू कैपिटल कोई, अरे भाई रेवेन्यू कैपिटल छोड़ो, दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसमें कैश इन्वॉल्व हो गया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता ही है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो बोलता है भाई तू कैश इन्वॉल्व कर दे ट्रांजेक्शन में, मैं उसको अपने पास ले लूंगा। ठीक है, फिर देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिवील करता है, क्या वो सरप्लस और डेफिशिएंसी रिवील करता है, या वो कैश इन हैंड रिवील करता है, या वो आपको नेट प्रॉफिट बताता है, या आपको वो कैपिटल अकाउंट बताता है। तो गाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो सरप्लस शो करेगा या तो डेफिसिट शो करेगा, इसलिए बीच में लगा हुआ है, और या तो सरप्लस या तो डेफी। ठीक है, फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है क्या मिला है मेरे को, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो कहां शो करेंगे बताओ, डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव तो क्रेडिट साइड आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव कहां आता है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फिर देखो, फिर बोल रहा है डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। बोल रहा है अगर स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव हुआ तो किधर आ जाएगा बता दो। बोल रहा है शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट, शुड बी शोन ऑन एसेट साइड, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो भाई रिकॉर्ड तो हो गई होगा,
एसेट में आता नहीं है क्योंकि डोनेशन लायबिलिटी होती है, एसेट में आता नहीं है। तो इन भाई अगर स्पेशल पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। और दूसरा टाइप का होता है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन जनरल फंड में चला जाता है और वो कहां किससे होके जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है जनरल डोनेशन। पर स्पेसिफिक डोनेशन इनकम एक्सपेंडिचर में आता है नहीं, वो स्पेसिफिक डोनेशन के अकाउंट में चला जाता है और वो अकाउंट जो है अलग अकाउंट बनता है और वो अकाउंट लायबिलिटी साइड में अलग से शो भी किया जाता है। बैलेंस शीट वाले लेक्चर में तुम लोग को बताया था, है ना, बैलेंस शीट वाले लेक्चर में तुम लोग को बताया था, एनपीओ का वीडियो देखे होगे। तो आंसर इज बी, ठीक है। फिर देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन ट्रीटेड एज, तो बोल रहा है स्कूल को सब्सक्रिप्शन मिली है पर पर्पस जो है वो बताया गया है ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये वो वाली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये तुमको बता रहे ये वाला सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ डोनेशन है। क्वेश्चन को यहां पर ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि स्पेसिफिक पर्पस है कि एनुअल फंक्शन कंडक्ट कराने के लिए दी जा रही है, पैसा जो है वो एनुअल फंक्शन कंडक्ट कराने के लिए दिया जा रहा है। मतलब एक सब्सक्रिप्शन फंड बनाया गया जिसमें बोला गया कि एनुअल फंक्शन कंडक्ट कराने के लिए हम पैसा जमा करेंगे। तो स्पेसिफिक पर्पस है, आंख बंद करके कैपिटल ट्रीट कर देना, दूसरा कोई थॉट लाना ही मत दिमाग में। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली, ओहो क्या बोल दिया, रेगुलरली रिसीव होगा मतलब रेकरिंग नेचर का है, रेकरिंग मतलब रीअकरिंग नेचर का है। तो बोल रहा है शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बोल रहा है कहां शो करेंगे, बोल रहा है क्या लायबिलिटी साइड में डाल देंगे या उसको एसेट में डाल देंगे या उसको डेबिट साइड डाल देंगे इनकम एक्सपेंडिचर की या क्रेडिट साइड। भाई डेबिट तो जा ही नहीं सकता क्योंकि एक्सपेंस तो नहीं है, ये इनकम है। एसेट में जाएगा नहीं, लायबिलिटी में जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एंट्रेंस फीस जनरली कहां जाती है, लायबिलिटी में। यहां लिखते भी जाना अगर या फिर कॉपी में कर रहे हो तो लिखते भी जाना जनरली, जनरली टू बी शोन इन लायबिलिटी। Why? Because generally it is to be capitalized। मैं तुम लोगों को रिवीजन भी कराते जा रहा हूं। जनरली एंट्रेंस फीस क्या होती है, कैपिटलाइज होती है, बहुत जरूरी है। तुम लोग वैसे भी बता रहा हूं, इंटर में आके भी पढ़ोगे, इंटर में भी मैं ही पढ़ाया हूं, एनपीओ बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं मैं, तो फिर से फाउंडेशन से भी बेसिक पढ़ा दिया इंटर में, तो मैं फाउंडेशन से भी बेसिक पढ़ा दिया एनपीओ तो मैं वहां पर ही बताया हूं। लेकिन यहां पर तुम जान लो कि भाई कैपिटलाइज हो जाता है, ये लायबिलिटी साइड जाता है जनरली। पर अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई कर दे तो एंट्रेंस फीस का नेचर चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि रेगुलरली रिसीव हो रहा है, तो यहां पर तुम लोगों को ओपी अपना नॉलेज बाहर निकालना है, अकाउंटिंग का नॉलेज तुमको बाहर निकालना है, तुमको समझ जाना है कि ये चला जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि रीअकरिंग नेचर का आइटम है तो मेरा इनकम घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच मनी शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बोल रहा है कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप शो करोगे। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होगी, भाई आउटस्टैंडिंग है, पैसा दिया ही नहीं हूं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे आ सकती है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे को मिला होगा तो कैश मिला होगा, हाँ ये आ सकता है। फोर्थ वाला भी पढ़ लो, एक्रूड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं आएगा भाई, सब्सक्रिप्शन एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई, मतलब पैसा मिला ही नहीं। पैसा मेरे को किस में मिला होगा, पैसा मेरे को मिला होगा लाइफ मेंबरशिप फीस में, तो सी आंसर है इसका, ठीक है। फिर देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, एनपीओ क्या प्रिपेयर करता है, क्या एनपीओ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है, या एनपीओ ट्रेडिंग एंड पीएनएल प्रिपेयर करता है, या एनपीओ इनकम एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करता है, या सब कुछ प्रिपेयर करता है। तो एनपीओ पीएनएल तो कतई नहीं बनाता, ट्रेडिंग कभी कभी बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट कभी कभी एनपीओ बनाता है, वो तुम लोग बनाना सीखोगे भी इंटर में। इंटर में तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखोगे एनपीओ का, जिसको इंसिडेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि एनपीओ कभी भी रेगुलरली ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। जैसे अपने मेंबर्स के लिए बार बार खोल दिए, बार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिए, तो दैट इज इंसिडेंटल ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो एनपीओ बनाता है कभी कभार। तो अब एक बात बताओ, और अब क्योंकि ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, है ना, ऑल ऑफ द अबव। मेरे को पता है तुम लोग इसमें डाउट पूछ दोगे मेरे से, वैसे तुम लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, मैं क्यों बताया तुम लोग, पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बनाती तो है, पर ए या सी, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो आंसर इज सी ठीक है। पर एनपीओ ट्रेडिंग अकाउंट बनाती पर उसको इंसिडेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन देखो, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, काहे की समरी होती है भाई, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर, कैश रिसिप्ट और पेमेंट, कैश रिसिप्ट और पेमेंट की समरी होती है। बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, या ये रियल अकाउंट है, या ये नॉमिनल अकाउंट है, या रियल एंड नॉमिनल अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि ये बेसिकली कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट शो करता है, क्या शो करता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट शो करता है। तो ये मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नेचर शो करता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस ये वही नेचर शो करता है। जबकि मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या शो करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट शो करता है, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। फिर देखो, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बता रहा है,
ये बता रहा है क्रेडिट साइड अगर बैलेंस है इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, मतलब मेरी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ढूंढो इनकम एक्सपेंडिचर कहां है, ये देखो डी ऑप्शन में दिया है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, डी ऑप्शन इज द आंसर। सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या उन्हें सब्सक्रिप्शन मिलता है मेंबर से, या उन्हें डोनेशन मिलता है, या उन्हें एंट्रेंस फीस मिलती है, या ऊपर लिखे हुए तीनों आइटम उन्हें मिलते हैं, उन्हें ऊपर लिखे हुए तीनों आइटम मिलते हैं एज अ इनकम सोर्स। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीव, बोल रहा है कैपिटल रिसीव्ड कौन सा है ये बताओ हमको, ठीक है। तो कैपिटल रिसीव हम बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीव्ड है भाई, लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, जबकि डोनेशन अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम जनरल डोनेशन मानते हैं और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। वैसे ही सब्सक्रिप्शन अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर सब कुछ नहीं किया भाई, सब्सक्रिप्शन तो हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट ही होता है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो भाई क्रेडिट ही होता है इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ये तीनों तो रेवेन्यू 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 यही कैपिटल है, ठीक है। 16 देखो, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब शुड बी ट्रीटेड एज, बोल रहा है घास बेच दी हमने, बोल रहा है हमने घास बेच दी, तो ये क्या हुई, इंसिडेंटल ट्रेडिंग हुई, क्या हुई, इंसिडेंटल ट्रेडिंग। तो बोल रहा है क्या ये कैपिटल है, या ये रेवेन्यू, या ये एसेट है, या ये अर्न्ड इनकम है, तो ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे थोड़े समय के लिए, तो ये रेवेन्यू नेचर है, दिस इज नॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे से पक्का बच्चे ये बात पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, तो भैया एक बात बताओ, जब ये नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम है, ठीक है, अब तो मेरे को ये भी पता चल गया तुम लोग किस लेवल का डाउट पूछ सकते हो मेरे से, तो मैं पहले कोशिश करता हूं कि क्लियर कर दूं वीडियो में, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे को अच्छे से क्लियर करते एक्सप्लेन करते नहीं बनता, ठीक है। तो अच्छा, जैसे एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि भैया आप बोले कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करते हैं, तो आप प्रॉफिट को डेबिट साइड क्यों लिखे, वो बच्चा मेरे से पूछा, तो प्रॉफिट मेरा लॉस थोड़ी है, प्रॉफिट मेरा एक्सपेंस थोड़ी, तो उसको डेबिट साइड क्यों लिखे, तो बेटा क्रेडिट साइड तेरा बड़ा था, डेबिट साइड तेरा छोटा था, क्रेडिट साइड तेरा ज्यादा अमाउंट है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉफिट कोई आइटम तो है नहीं जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। क्रेडिट साइड बड़ा था तो क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब इनकम तेरी ज्यादा है, और अगर डेबिट साइड छोटा है मतलब एक्सपेंस तेरी कम है, तो जब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो तेरे को प्रॉफिट हुआ ना, है ना। वैसे ही एक बच्चे ने ये पूछा था कि बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है, तो भाई देखो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, सीए स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता हूँ, तुम लोग को पता होगा, तो सीए के मॉड्यूल में एमसीक्यू में क्वेश्चन में रियल बैंक अकाउंट को ना रियल अकाउंट ट्रीट किया था, उसका रीजन भी है, मैं बता रहा हूँ तुमको क्लैरिफिकेशन, ये ना बहुत विवादित टॉपिक है, ठीक है। पर मैं तुम लोग को ये बता दूं, तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो आर्टिफिशियल पर्सनल लिख के आ जाना, क्यों, उसका रीजन बता दे रहा हूं। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल पर्सनल कंसीडर किया, रियल कंसीडर किया, मैं बता रहा हूं दोनों सही है, पर तुम लोग पूछोगे भैया मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो आर्टिफिशियल पर्सनल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो वो चीज है। अच्छा मैं तुम लोग से ये बोल रहा था कि इफ यू वांट द समरी वीडियो ऑफ ऑल द 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है, तीनों जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट वेंचर के, जो तीनों कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर तुम लोग को उसमें थोड़ी भी कंफ्यूजन है, तीनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, अगर कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट वीडियो मैं बता रहा हूं, अगर हैवी डिमांड हुई कि हाँ दे देना, तभी मैं डाल दूंगा वो वीडियो, पर वो फाउंडेशन वाली नहीं है, वो मैंने इंटर की रिकॉर्डिंग की है, सीएमए इंटर की जो रिकॉर्डिंग की है उसमें मैंने ना उनको समरी करवाई है, उसमें मैंने उनको तीनों मेथड की समरी कराई, मैं वही सेम वीडियो अपलोड कर दूंगा जॉइंट वेंचर की समरी की, ताकि तीनों मेथड, उस वीडियो में मेरा टारगेट ये था कि मैं तीनों मेथड में डिफरेंशिएशन बता पाऊं कि तीनों मेथड में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तीनों में बड़ा अंतर है, तुमको दिखता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, तो इसीलिए अगर बोलोगे तो डाल दिया जाएगा। तो ये हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। 17 का देखो, द अमाउंट रिसीव फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां शो होगा, तो भाई क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्क्रैप सेल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच दिया, ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इफ देयर इज अ मैच फंड, ओके मैच फंड है हमारे पास, द मैच एक्सपेंसेस और इनकम आर ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल नहीं भाई, जब मैच फंड बना हुआ है तो मैच फंड का मटका बना हुआ है, उसका मतलब क्या है, मैच फंड का मटका बना हुआ है, तो जितने भी इनकम या एक्सपेंस होंगे वो मटके से ही आएंगे और जाएंगे, ठीक है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट में तो कतई नहीं आता। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, हाँ यही आंसर होगा, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये भी नहीं है भाई। लायबिलिटी साइड में मैच फंड बना हुआ रहता है, और उसी मैच फंड में अगर कोई डोनेशन आ रही, कोई इनकम आ रही है तो प्लस होगा, और अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, प्राइजेस वाइजेस का एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वो माइनस होगा। हम लोग सीखे हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो गाइस जाके एनपीओ की वीडियोस देख लो, 8 वीडियो डली है, उसमें से तुम शुरू की 4 वीडियो भी देख लोगे ना, तुम्हारी बहुत तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, एमसीक्यू बेस्ड की बात कर रहा हूं।
एमसीक्यू बेस्ड शुरू की 4 वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं, आधे घंटे की 40-40 मिनट की वीडियो है, जाके कॉन्सेप्ट तगड़े कर लो अपने, ठीक है, बिल्कुल बता रहा हूँ। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में तुम कोई चैप्टर छोड़ कैसे सकते हो, मैं ये नहीं समझ में आता। हाँ मैथ्स में छोड़ रहे हो, समझ में आता है कि मैथ्स में कुछ ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये सब में मत छोड़ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारे तगड़े ना अकाउंट्स के, अगर मैं बता रहा हूँ कोई तुमको छू भी नहीं पाएगा। लिटरली अपना अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट तुम इतना तगड़ा रखो ना, सीएमए कर रहे हो यार, नाम में अकाउंटेंट लगा हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लगा हुआ है, तो बी लाइक अकाउंटेंट, और तुमको अकाउंट्स की जो नॉलेज है ना वो एट पार होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट्स ना, राइट, ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू ओ सॉरी दिस इज माय मिस्टेक आई कमिट, नो इट वाज नॉट लाइक दैट, ठीक है, आपको प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अकाउंट्स की तगड़ी नॉलेज चाहिए ना, ठीक है, तो इसीलिए तुम लोग को मैं बोलता हूँ यार, चिंता करता हूँ वाली बात है, मैं नहीं चाहता मेरे कोई स्टूडेंट्स ना रट के पास हो जाए, रट के पास हो जाओगे सीएमए भी बन जाओगे, क्या फायदा होगा, क्लाइंट के सामने अपनी इंसल्ट कराओगे, है ना, रट के रटा हुआ कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तगड़े है ना, एक्चुअल में तुम क्या कर सकते हो, फिर क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो, उसका कॉस्ट रिडक्शन करा सकते हो, क्योंकि सोचोगे तो यहां से ना, तो तभी सोच पाओगे जब कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे। देखो फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, बोल रहा है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया, एडवांस में रिसीव हुआ तो एडवांस में कोई भी चीज मेरी लायबिलिटी होती है, कोई भी चीज मेरी लायबिलिटी होती है, चुपचाप आंख बंद करके सी में टिक मार दो, वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन की कहानी नहीं, वो किसी भी चीज की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 28 क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 40,000, अब मैं इसमें अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैं बच्चों वाला काम नहीं करवाता, मैं पहले बता दिया था तुम लोगों को, मैं जब तुम लोगों को सिखाया हूँ एनपीओ तब भी मैं तुम लोगों को अकाउंट बनाना सिखाया हूँ, तो अकाउंट बनाएंगे, तो मैं याद दिला देता हूँ, बस एक बार याद जरूर दिला देता हूँ, भूल गए होगे तो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो बनता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहां पर टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आता है, यहां पर बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आता है, यहां पर बाय ओपनिंग एडवांस आता है, यहां पर टू क्लोजिंग एडवांस आता है, यहां पर बाय रिसीव्ड एंड पेमेंट आता है, यहां टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, जो कि जनरली बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा, जो कि इस क्वेश्चन में भी हमको ऐसे ही निकालना है। तो ये कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट भी याद दिला देता हूं भाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट है, क्यों, मुझे मिलना है, जो मेंबर है वो मुझे पैसा देगा, तो मेरा एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग एसेट जो है डेबिट बैलेंस शो करता है, तो इसलिए ओपनिंग डेबिट में आया, क्लोजिंग क्रेडिट में आ गया आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को कोई पैसा एडवांस में दे दिया है सब्सक्रिप्शन का, तो वो मेरी लायबिलिटी है, तो ओपनिंग एडवांस क्रेडिट में आ गया, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्लोजिंग चला गया डेबिट में। जब मेरे को पैसा मिला सब्सक्रिप्शन के नाम से, तो क्या एंट्री होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और जब ये सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा, तो क्या एंट्री होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और बाकी एकदम घनिष्ठ समझना है तो जाके वीडियोस देखो, बाकी रिवीजन करा दिया जो बच्चे ऑलरेडी देखे हुए। तो देखो बोल रहा है कैश में जो रिसीव हुआ 40,000 इधर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग था 1500, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए मेरे को इस साल एडवांस मिल गया, यानी क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस 800, बस हो गया, ओपनिंग एडवांस कुछ नहीं दिया। यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकालो, इनकम एक्सपेंडिचर, तुमको पेज मिला रहेगा एग्जाम में, ठीक है, तो तुम ऐसे ही पेज से मारोगे फटाफट, -800, तो ये आ रहा है 39,700 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और दिस इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओपनिंग एडवांस नहीं दिया था क्वेश्चन में। अब अगर ये चीज कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो गाइस मैं बोल रहा हूं, जाके सब्सक्रिप्शन अकाउंट नाम का वीडियो डाला हुआ है एनपीओ का, तो जाके देख लो, सब घुस जाएगा वहां पर। मैं आधे घंटे सिर्फ इस एक अकाउंट के ऊपर ही बात किया हूँ कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सब कुछ समझाया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आई डिडंट टेक मच टाइम बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस एमसीक्यू सीरीज एंड दे लिटरली वांट टू सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चंस ओनली, देयर कॉन्सेप्ट्स आर रियली क्लियर, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं यहाँ पर, नहीं तो मैं समझा देता अच्छे से, ठीक है। चलो 21, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, लिखते भी जाता हूँ, 5 लाख रिसीव्ड है, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000 आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर 25,000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000 है, क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग एडवांस 7,000 है, तो मेरे को बैलेंसिंग फिगर निकालना है, यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 7,000 माइनस 20,000 माइनस 8,000, 5,04,000 रुपए, ये आंसर है, 5,04,000 रुपए ये आंसर। मैं तुम लोग को दिखा भी दे रहा हूँ ना, ये देखो सॉल्व करा के, ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमको एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व करना है,
तुम लोग खुद देख लो कितना सेकंड लगा, एक बार वीडियो को पीछे करो फिर आगे करके देखो कितना सेकंड लगा इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बिल्कुल समय लगा ही नहीं। यही बात होने वाली एग्जाम में तुम लोग के साथ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000 है, क्लोजिंग एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब इंग्लिश हमको समझनी पड़ेगी बस जल्दी जल्दी अगर एमसीक्यू क्रैक करना है तो। बैलेंसिंग फिगर फटाक से निकालेंगे। 3,12,000 हो गया, 3,20,000, 3,20,000 माइनस 28,000 क्या आ रहा है 2,92,000। 2,92,000 सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखो ये आ रहा है कंज्यूमेबल स्टोर्स के ऊपर, नहीं ये भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर है क्वेश्चन। ये देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट करना है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट बताओ। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख है। ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 25,000 है, ओपनिंग एडवांस 3,000 है, क्लोजिंग एडवांस 2,000 है। बैलेंसिंग फिगर फटाक से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। 4,25,000 4,28,000 माइनस 12,000, 4,28,000 माइनस 12,000 तो ये हो जाएगा 4,16,000 रुपये। बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसे फटाफट तुमको निकालना है। 4,16,000 आया। एग्जाम में तुम लोग ऐसी करोगे, ये प्रैक्टिस कराने का रीजन ही वही है, करना तुमको ऐसी है एग्जाम में। ये अकाउंट बनाना सीखो, ये अकाउंट बनाना सीखो, नहीं आता तुरंत जाके सीखो भाई। 4 मार्क्स मिल जाएगा अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया तो। एक कंज्यूमेबल स्टोर के ऊपर आ गया और एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आ गया तो। ठीक है, हमको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल एग्जाम को। नेक्स्ट देखो, देयर आर 200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बिगनिंग दिया हुआ है, देन दिया हुआ है। अमाउंट शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी 2 लाख आंसर है। पूछो कैसे भैया इतने जल्दी कैसे निकाले, आपको आंसर पता है क्या? नहीं, तुम लोग जाके देखो, अगर लोग वीडियो देखे तो तुम लोग पता होगा मैंने तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल क्रेडिट कितना होता है बताओ। इस साल कितना क्रेडिट होता है सब्सक्रिप्शन? उतना ही क्रेडिट होता है जितना मेरे को इस साल मिलना होता है। मेरे को कितना मिलना होता है? जितने मेंबर है इंटू जितना मेरे को एक मेंबर से मिलना है। तो ये देखो 200 मेंबर है, एक मेंबर को 1,000 रुपए देना था, तो 200 इंटू 1,000 2 लाख रुपए आंसर खत्म। ट्रिक क्वेश्चन है भाई, ये ट्रिक क्वेश्चन है, समझे? ये देखो ऐसे ही मैं बोला था, बीच बीच में अचानक से डाल दूंगा, बीच बीच में अचानक से डाल दूंगा, बूम बाम हो जाएगा तुम लोग। ठीक है, फिर देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड दिया हुआ है 32,800। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव हुआ 15,400। अमाउंट स्पेंड हो गया प्राइस में 12,300 और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4,000। बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड बताओ। तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन मिली प्लस हो जाएगी, अमाउंट स्पेंड हुआ 12,300 इसी से माइनस होगा, और 4,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसी में प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये है स्पेसिफिक डोनेशन। क्या है ये? स्पेसिफिक डोनेशन फॉर प्राइस फंड। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा 39,900 सी आंसर है, 39,900 सी आंसर है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 80,000। 80,000 की सैलरी पे क्यों? सैलरी वाला अकाउंट याद है? एक्सपेंसेस का अकाउंट मैं बोला था बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जैसे बनाया करो, बस उल्टा होते जाएगा। चलो सैलरी का भी अकाउंट याद दिला देता हूँ, एक एक बार याद सब दिलाऊंगा, याद तो सब दिलाऊंगा, याद रखना, जिम्मेदारी हो तुम लोग। ठीक है, तो देखो सैलरी अगर मैं प्रीपेड कर दिया तो मेरा एसेट होगा, तो ओपनिंग प्रीपेड। और ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, कोई भी एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, यही सेम फॉर्मेट होता है। क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक है, क्योंकि प्रीपेड कर दिया तो मेरा एसेट है। अगर मैं सैलरी प्रीपे कर दिया तो मेरा एसेट है वो, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। वैसे अगर लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग है मतलब मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा, तो डेबिट, ये देखो क्रेडिट साइड ओपनिंग हुआ और ये डेबिट साइड क्लोजिंग हो गया। अब मैंने सैलरी पे की क्या एंट्री करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, इस साल की सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो दिस कैन बी द फॉर्मेट, देख लो अगर ध्यान से देखोगे तो कतई उल्टा फॉर्मेट है बस। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये देखो ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंस का अकाउंट भी मैं तुम लोग को बनाने सिखाया था, इवन उसके बाद तो 2-3-4 क्वेश्चन भी किए हम लोग, है ना। लॉकर रेंट वाला क्वेश्चन याद है? तो वो चीज है। तो सैलरी पेड इन कैश है 80,000, 80,000 डेबिट में जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम से। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, तो ये इधर आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करंट ईयर वाज 3,200। तो बोल रहा है पिछले साल एडवांस में पे किया था, मतलब ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है, ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है 3,200 प्रीपेड। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस मैंने पेमेंट किया मतलब प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये भी प्रीपेड है। ठीक है, एंड द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, तो मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80,000 प्लस 3,200 प्लस 4,000 माइनस 5,000, तो ये आ रहा है मेरा 80 to 200 सी आंसर है, सी आंसर है 80 to 200 आ रहा है। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। ये मेरा एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ 82,200 और ये मेरे को नहीं दिया हुआ था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट देखो सैलरी पेड इन कैश, बोल रहा है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर वॉज 30,000, ठीक है 30,000 डेबिट में लिख देते हैं, पेमेंट हुई है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बोल रहा है पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 2,000 है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भाई साहब आपको बता दिया गया है क्वेश्चन। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द करंट ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी बता दिया गया भाई साहब। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, पेड इन एडवांस फॉर करंट ईयर बता दिया यानी प्रीपेड, और ओपनिंग प्रीपेड क्वेश्चन ने नहीं दिया है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालेंगे दोस्तों, 33,000 माइनस 2,000 माइनस 2,600, तो ये आ रहा है 28,400, डी ऑप्शन आंसर है 28,400। और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, प्लस माइनस कर रहा हूं बस बैलेंसिंग फिगर। एक्सपेंस अकाउंट बहुत सिंपल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा, पेमेंट होगी तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड वेरी इजी, ठीक है। देखो बोल रहा है सैलरी पेड 75,000 और ये देखो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर निकाल दो, 75,000 पेड है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है 6,500, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है 6,000, प्रीपेड ओपनिंग है 1,200, प्रीपेड क्लोजिंग है 1,000, बोल रहा है बैलेंसिंग फिगर निकाल के बता दो जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आएगा, प्लस 1,200 है ना, प्लस 6,000 माइनस 6,500 माइनस 1,000, तो ये आ रहा है 74,700, तो ये हो जाएगा मेरा डी ऑप्शन आंसर, डी 74,700, ठीक है। देख रहे हो कितना 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 क्लोज अमाउंट दिया हुआ है, मतलब तुम थोड़ी सी भी इधर उधर की गलती किए, मतलब लिटरली तुम एक अमाउंट इधर का उधर कर दिया ना, तुम्हारा सही आंसर फंस जाएगा, मतलब गलत आंसर भी फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि तुम कितने गलत आंसर दे सकते हो, समझे। इंस्टीट्यूट सब चीज का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, तुमको ये भी पता है कि तुम कितने गलत, और तुमको जैसे ही दिखा कि मेरे कैलकुलेटर में और ऑप्शन में एक दो नंबर सेम है, तुम तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ये साइकोलॉजी है कि तुमको दिख रहा है कि मेरे कैलकुलेटर में और ऑप्शन में दो नंबर एक नंबर मैच हो गया है, तो तुम उसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तुमको ये भी नहीं पता कि इंस्टीट्यूट को पता है कि तुम क्या गलत आंसर दे सकते हो, समझे। इंस्टीट्यूट को ये भी पता है। 29 देखो, 29 क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट द फॉलोइंग केस, स्टेशनरी, ओके, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स पढ़ाया गया था, ठीक है। बच्चे बोलते हैं भैया कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉन्सेप्ट नहीं है फाउंडेशन में, मैं बोला कौन ऐसा इंस्टीट्यूट ने डिक्लेरेशन दिया क्या कि कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉन्सेप्ट, आपको एनपीओ पढ़ाएंगे पर आपको कंज्यूमेबल स्टोर्स नहीं पढ़ाएंगे। अरे मेरा बेटे मक्खन, कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉन्सेप्ट अलग से नहीं दिया बुक में, इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमेबल स्टोर कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े क्वेश्चंस का छोटा पोर्शन बनके जब कंज्यूमेबल स्टोर्स आ सकता है, इसका मतलब कंज्यूमेबल स्टोर्स के ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है। तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो डाला हूं, तो बच्चे बोल रहे थे कि ये फाउंडेशन में नहीं बेटा, ये अंदर में है, बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट है, तो छोटे से पार्ट के ही तो एमसीक्यू बन के आता है ना। तो यहां पर मेरे को दो अकाउंट बनाना पड़ता है बेसिकली, एक स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ता है और एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ता है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 8,000, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस है 6,000, ठीक है। और बोल रहा है ड्यूरिंग 2009-10 पेमेंट फॉर स्टेशनरी 60,000 की हुई है। अब तुम शब्द पढ़ोगे तो पेमेंट हुई है, परचेज नहीं, पेमेंट। और पेमेंट किसको होती है? क्रेडिटर को होती है। तो क्रेडिटर को पेमेंट की क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितने की पेमेंट हुई है? 60,000 की। तो ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये है ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस। कुछ तो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, पर ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा परचेज। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? परचेज आएगा। Still, if you didn't know about this concept, you can go and check out my video on consumable stores. ठीक है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा जो कि हो जाएगा 66,000 माइनस 8,000, तो दिस इज कम्स आउट टू बी 58,000 एंड दिस इज माय क्रेडिट परचेज। दिस इज माय क्रेडिट परचेज, दिस इज माय बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन। बेसिकली बच्चे पूछेंगे आपको कैसे पता, आप बताओ आपको कैसे पता चला? बेटा बेस्ट पॉसिबल एजम्पशन, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा होगा? तू कॉमन सेंस बता, चल ठीक है तू ही बता। क्रेडिटर बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? ऐसे ही बढ़ रहा होगा। मैं क्रेडिटर को बोला जा मैं तेरे को ज्यादा पैसा दूंगा, बढ़ जा अपने आप। बढ़ भाई, कुछ परचेस किया होगा तभी ना क्रेडिटर बढ़ रहा होगा। तो परचेस किया होगा तो स्टेशनरी के डेबिट साइड आएगा क्या? क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स आए भाई? 58,000 के आ गए। स्टेशनरी का कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना? 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस 3,200। 3,000 और 3,200। स्टेशनरी मेरा एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। 58,000 प्लस 3,000 माइनस 3,200 कर लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 57,800 और यही मेरा स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर 57,800।
कहाँ है 57,800, ए ऑप्शन आंसर है, ठीक है। फिर देखो ये मेडिसिन के ऊपर है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेमेंट हुई है 2,50,000 की, 2,50,000 की पेमेंट हुई है, ठीक है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 12,000 का, क्रेडिटर को पेमेंट हुई है 2,50,000 की, तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा 2,50,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000, तो ये आ रहा है 2,52,000, दिस इज माई क्रेडिट परचेज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 12,000 है, क्रेडिट परचेज है 2,52,000 का, 2,52,000 प्लस 10,000 माइनस 12,000, तो ये आ रहा है मेरा 2,50,000 रुपये, ये आ जाएगा यूज ड्यूरिंग द, ओहो 2,50,000 ऑप्शन ही नहीं है, रुको आई कमिट सम मिस्टेक। अच्छा ओके ओके फाइन फाइन, मैंने क्रेडिटर का बैलेंस लिख दिया है 8,000 और 13,000, 8,000 13,000, तो ये हो जाएगा 2,52,000 प्लस 8,000 माइनस 13,000, तो ये आ जाएगा 247, 247 इज द स्टेशनरी मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, 247, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इफ अ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव बाय स्कूल दैट द डोनेशन इज ट्रीटेड एज, तो बोल रहा है अगर ह्यूज अमाउंट में आपको जनरल डोनेशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, स्कूल को, और कुछ जनरल डोनेशन है ना, जनरल डोनेशन, तो जनरल डोनेशन जनरली क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होता है, बट इफ द अमाउंट इज ह्यूज यू कैन ट्रीट इट एज कैपिटल। अब तुम लोग इस पे भी विवाद खड़े करोगे कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि अमाउंट ह्यूज है कि नहीं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, केस टू केस इट विल डिपेंड, इट विल बी रीजनेबली हाई अमाउंट। फॉर एग्जांपल मान लो एक एनपीओ को हर साल सरप्लस होता है 50-60 हजार के आसपास, ऑन एन एवरेज 50,000 के आसपास, अचानक से एक साल एनपीओ को 10 लाख का प्रॉफिट होने लगा, 10 लाख का सरप्लस दिख गया एक साल, तो फिर अकाउंटेंट देखा कि किस वजह से हो रहा है, तो उसने देखा ये तो जनरल डोनेशन की वजह से हो रहा है, जनरल डोनेशन इस साल बहुत ज्यादा मिल गया इस वजह से हो रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट का किसी ने दे दिया, मान लो किसी की डेथ हो गई तो जाते जाते जनरल डोनेशन, लेगेसी नहीं जनरल डोनेशन देके चला गया पूरे अपनी प्रॉपर्टी को, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया, तो उस सिचुएशन में उसको भी हम कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज एनपीओ में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग को इंटर की बुक खोल के देख लो अपनी, जाओ जाओ पीडीएफ डाउनलोड करो अपनी इंटर की, और इंटर की बुक में तुम्हारी लिखा हुआ है, तुम्ही लोग की इंटर की बुक में चीज लिखी, ठीक है, कि अगर अमाउंट जो है एक्सेप्शनली हाई होगा तो यू कैन ट्रीट इट एज कैपिटल, और जेन्युइन सी बात है कैपिटल ट्रीट कर भी सकते हो, नहीं तो अनरीजनेबली हाई अमाउंट दिखेगा फालतू में तो कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा ट्रीट इट एज कैपिटल, सो इट्स बेटर। तो अगर यूज शब्द लिखा हुआ है तो तुम समझोगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात, और नहीं तो फिर जनरल डोनेशन जो है वो रेवेन्यू नेचर ही है, तो कोई बात की बात ही नहीं यहाँ पर। देखो फिर if a general donation of smaller amount is received by school then that donation will be shown in liability side, asset side, debit side of receipt and payment account, credit side of receipt and payment। तो भाई ये तो लड्डू क्वेश्चन है, डोनेशन मिल रहा है तो भाई ये तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, जनरल डोनेशन स्मॉलर अमाउंट का है तो या तो फिर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाता, दोनों में से दोनों जगह जाता है, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिसीव होता है और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड एज अ इनकम दिखने लगता है, लाइबिलिटी तो कतई नहीं जाता, एसेट तो बिल्कुल नहीं जाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों जाएगा, मिल रहा है मेरे को, मैं दे नहीं रहा हूं, मेरे को मिल रहा है, ठीक है। 33 देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ, बोल रहा है इनमें से कौन सा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ में आप शो करोगे, एक्रूड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैश ट्रांजेक्शन ढूंढ रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बिल्कुल नहीं, डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज आंसर होगा क्योंकि तीनों नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। 34 देखो बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एनपीओ, बोल रहा है इनमें से क्या नहीं शो करना है ये बताओ, क्या नहीं शो करना है ये बताओ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हो जाएगा शो, सब्सक्रिप्शन ड्यू नॉन कैश आइटम में ये नहीं होगा शो, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड भाई मेरे को कैश से मतलब है आएगा, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल नहीं, बी आंसर है इसका, सब्सक्रिप्शन ड्यू नॉन कैश आइटम है ये नहीं आएगा, नॉन कैश आइटम में ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो 35 आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एनपीओ, इनमें से क्या शो करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड एडवांस करेंगे शो, हमको कैश से मतलब है, चाहे एडवांस मिले प्रीपेड मिले आउटस्टैंडिंग मिले कुछ भी मिले रोड में गिरा हुआ मिल जाए हम नोट कर लेंगे नोट, ठीक है, क्योंकि हमको पैसे से मतलब है। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ये भी करेंगे, मैं क्या बोला मेरे को पैसे से मतलब है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पैसे से मतलब है, ठीक है। करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ये भी कर लेंगे, ऑल ऑफ दीज आंसर है, सब कर लेंगे भाई, पैसा मिला उसी से मतलब है बस, और किसी से मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनपीओ, पब्लिक हॉस्पिटल, कॉर्पोरेशन, ऑडिट फर्म, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ऑडिट फर्म नहीं है, ऑडिट फर्म मतलब वही सीएमए सीएलओ की जो फर्म होती है, कॉर्पोरेशन स्पेसिफाई नहीं किया है तो आई कैन नॉट एज्यूम कि इट इज अ नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, ठीक है।
पब्लिक हॉस्पिटल को तुम मान सकते हो, पब्लिक हॉस्पिटल मतलब ऐसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं ना, वो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 5 रुपए का पर्ची कटाओ और उसमें तो ऑपरेशन हो जाता है 5 रुपए में, ठीक है। तो वो पब्लिक हॉस्पिटल जो है एनपीओ कंसिडर कर सकते हैं, मोस्ट सुटेबल यही है, ठीक है। फिर देखो 1 लाख रिसीव एज एनुअल सब्सक्रिप्शन, आउट ऑफ दिस 20,000 इज ऑफ प्रीवियस ईयर वेयर 10,000 रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बोल रहा है 1 लाख मिला भाई, उसमें से 20,000 तो प्रीवियस ईयर का है, मतलब पिछले साल, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 है प्लस होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 90,000। 90,000 बी आंसर हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो surplus of NPO organization, non-profit organization, distributed among member, not distributed among member, may or may not be distributed among member, debited to general fund account। तो भाई पहली बात तो वो डेबिट नहीं, वो क्रेडिट होता है जनरल फंड में। क्या होता है वो? डेबिट नहीं, वो क्रेडिट होता है जनरल फंड में। वो भी वो डायरेक्ट नहीं होता, वो सरप्लस के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? सरप्लस के थ्रू। तो वो पहली बात तो क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अभी इस सिचुएशन में समझो, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर्स को? क्या इन लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? बिल्कुल सही भाई, लोग प्रॉफिट के लिए काम करते ही नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमको करना ही नहीं है, बात खत्म यहाँ पर, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से और प्यार से, थोड़ा हैंडल विथ केयर वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव 5,000 रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव। बोल रहा है अगर आपने लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिली 5,000 की और आप उसको गलती से रॉन्गली रेवेन्यू रिसीप्ट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन सरप्लस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड विल बी। तो एक बात बताओ, क्या सरप्लस में और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड में इसका क्या असर दिखेगा? तो पहली बात तो इसका असर कैपिटल फंड में नहीं, इसका असर जनरल फंड में दिखेगा, है ना। इसका असर जनरल फंड में दिखेगा, ना कि कैपिटल फंड में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अब यहां पर ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल फंड इंक्रीज होगा और सरप्लस इंक्रीज होगा। बिल्कुल भी नहीं, जनरल फंड और सरप्लस इंक्रीज होगा, ठीक है। कैपिटल फंड डिक्रीज होगा, सरप्लस इंक्रीज होगा, ये भी गलत है। नो इफेक्ट ऑन कैपिटल फंड बट सरप्लस इज इंक्रीज। सी इज द राइट आंसर कि कैपिटल फंड में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर सरप्लस 5,000 से जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आइटम मेरे को वहां लायबिलिटी में छोड़ के आना था उसको मैंने गलती से कहां डाल दिया है? इनकम में डाल दिया है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज पे बेस्ड है? कैश बेसिस पे बेस्ड है, एक्रूअल पे बेस्ड है, मिक्स पे बेस्ड है कि मैनेजमेंट पे बेस्ड है? अब तुम लोग को पता होगा कैश, एक्रूअल और मिक्स तीनों बेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बेस्ड है, इस साल के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। 41 क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दिल्ली क्रिकेट क्लब गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टेडियम फंड 10 लाख का है, डोनेशन फॉर स्टेडियम फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख का है, इनकम फ्रॉम स्टेडियम फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम 6 लाख। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वाला करेक्ट है जरा बताइए। 6 लाख शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। 6 लाख शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑल्सो 6 लाख ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, बिल्कुल भी नहीं। 6 lakh shown on the asset side of balance sheet, also 6 lakh transferred from stadium fund to general fund, this is the correct answer. I already told you this concept, if you remember balance sheet वाले सेकंड लेक्चर में एनपीओ का सेकंड लेक्चर, उसमें बैलेंस शीट समझाया, उसमें तुम लोग को बताया था कि जितना वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, जितना कंस्ट्रक्शन हो जाता है बिल्डिंग का, जितना इमारत खड़ी हो जाती है बिल्डिंग की, उतना निकल के कहां ट्रांसफर हो जाता है? जनरल फंड में। स्टेडियम फंड से निकल के कहां ट्रांसफर हो जाता है? जनरल फंड में। तो 6 लाख जो है एसेट साइड में शो होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। 6 लाख का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो एसेट में दिखा दिया जाएगा 6 लाख, और 6 लाख निकाल के स्टेडियम फंड से जनरल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 5,000 है, अमाउंट रिसीव फॉर एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 300 है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 400 है। बोल रहा है कितना क्रेडिट होगा? 5,000 रिसीव हुआ है, 300 अगले साल का है, 400 आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दो भाई 5,100 आंसर, 5,100 आंसर है, ठीक है। फिर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इजी वन, एंड ऑफ द ईयर प्लस beginning of the year minus 52,000 आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो क्या बोल रहा है, when the tournament expenses incurred are more than the tournament fund। बोल रहा है अगर जो आप खर्चे कर दिए वो टूर्नामेंट फंड से भी ऊपर चले गए, एग्जाम्पल भैया 50,000 का फंड है, खर्चे 60,000 के हो गए, तो बोल रहा है देन द एक्सेस अमाउंट, मतलब ये जो 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया वो कहां डालोगे? तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही डालते हैं। अगर टूर्नामेंट फंड कम पड़ जाए, टूर्नामेंट के खर्चे ज्यादा हो जाए, तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर में
डाल देते हैं। 44 हो गया। 45 देखो, 45 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द इनकम ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न। बोल रहा है ट्रेडिंग कंसर्न का इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, पीएनएल, बैलेंस शीट। तो भाई पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, एनपीओ के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। पर ये क्वेश्चन एनपीओ का है, पर तुमको घुमा के दे दिया था ट्रेडिंग कंसर्न, ताकि तुम लोग हाइप हो जाओ कि जैसे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंड आउट इनकम, जैसी इनकम पढ़ोगे इनकम एक्सपेंडिचर टिक करके आ जाओगे हड़बड़ी में। देखो ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे होते हैं हड़बड़ी। अरे भाई जब तुम घर में कर रहे हो, तुम्हारे पास 10 मिनट है उस क्वेश्चन को करने के लिए, तू आधा घंटा बैठ, तो पूरे दिन बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एग्जाम में हो तो प्रेशर है, ऊपर में टिक 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 टाइमर चलते रहेगा, उसी टाइमर में तो ये गलतियां करोगे, समझे। क्वेश्चन को तुमको साइकोलॉजी, तुम्हारी साइकोलॉजी को भी देख के क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है, समझे। हड़बड़ी में इनकम एक्सपेंडिचर, जैसे ही इनकम पढ़ोगे तुरंत इनकम एक्सपेंडिचर टिक करके आ सकते हो। ट्रेडिंग कंसर्न तो कोई देखेगा ही नहीं। 46, इफ द इनकम इज 16,000 और डेफिसिट टू द कैपिटल फंड इज 4,300, देन एक्सपेंडिचर इज। बोल रहा है आपकी जो इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, आपकी जो इनकम है वो 16,000 की है। बोल रहा है आपको डेफिसिट है जो कि कैपिटल फंड में डेबिट हुआ है 4,300 का। डेफिसिट, डेफिसिट किस साइड आता है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आता है। 4,300 डेफिसिट है, 16,000 की इनकम है। तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा जरा बताना। तो भाई एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर लिखते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, कितना है 20,300, इस साइड भी 20,300 आएगा, तो ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 20,300। मैंने 20,300 का ही खर्चा किया होगा और 16,000 की इनकम हुई होगी, तभी 4,300 का क्या आया, डेफिसिट आया। समझ में ही बात, मैंने 20,300 की एक्सपेंडिचर की होगी, 16,000 का इनकम हुआ है, तभी जो डेफिसिट आया वो 4,300 का आया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4,300। इसके बाद देखो 46 क्वेश्चन हो गया। 47 क्वेश्चन देख लो। अच्छा मैं 4,300 लिख दिया, सॉरी 20,200, हाँ ठीक। फिर देखो द मेन पर्पस ऑफ एनपीओ इज, बोल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना, सोसाइटी को सर्व करना, इकोनॉमी को इंप्रूव करना, नॉन ऑफ दिस। तो सोसाइटी को सर्व करना एनपीओ का मेन पर्पस है, टू सर्व द सोसाइटी। डेफिनेशन में हम देखे थे। इफ द 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड, रिसीव साइड इज 7,000, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। बोल रहा है अगर 10% इंटरेस्ट 7,000 है तो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, भाई 70,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो उसका 10% इंटरेस्ट 7,000 आया, तभी तो उसका 10% इंटरेस्ट कितना आया, 7,000 आया। 70,000 का क्या होगा, 70,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, उसका 10% इंटरेस्ट 7,000 रुपए आपको मिला, ठीक है। तो 70,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, ये वाला आंसर हो जाएगा। 49 देखो, बोल रहा है एंट्रेंस फीस रिसीव हुई 50,000, 25% कैपिटलाइज करना है, तो बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डालू। तो 25% कैपिटलाइज करोगे मतलब लायबिलिटी में डाल दोगे, तो 75% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दोगे, 37,500। डी आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18-19 2,500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 5,000, आउट ऑफ विच 3,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करंट ईयर 18-19। तो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ जो कि हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग शो करेंगे हमको ये बताओ। तो भाई मेरे को यहाँ साफ साफ दिया हुआ है करंट ईयर का ही, फॉर द ईयर 2,500 दिया हुआ है, तो 2,500 करेक्ट आंसर है। अच्छा सेम क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ फॉर द ईयर को काट दे रहा हूं और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2018 लिख देता, तब क्या करते बताओ। इसी सेम क्वेश्चन को मॉड्यूलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा, 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2,500 है, ठीक है। तो अब मेरे से पूछता है 2018-19 का आउटस्टैंडिंग बताओ जो इनकम एक्सपेंडिचर में तुम एडजस्टमेंट के लिए यूज करोगे, एडजस्टमेंट के लिए यूज करोगे। तो अब सोचो 2,500 जो है आखिरी दिन आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 2,000 रुपए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ना, 5,000 मिलना था, 3,000 मिल गया है पिछले साल का, तो उसमें से 2,000 अभी भी बचा है, तो 2,000 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है 500 इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा। उस सिचुएशन में आंसर ए हो जाता, उस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाता, ए हो जाता। तो समझ के चलना इस बात को, ठीक है। फिर उसके बाद 51 देखो क्या बोल रहा है, फर्नीचर बुक वैल्यू 5,000 का 4,500 में सेल हो गया, न्यू फर्नीचर 10,000 का परचेज हो गया। बोल रहा है अमाउंट बताओ जो डेबिट होगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो भाई इनकम एक्सपेंडिचर में फर्नीचर का प्रॉफिट या लॉस जो है वही डेबिट होगा बस। तो 5,000 का फर्नीचर 4,500 में बेच दिए, 500 का लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल 500 आ जाएगा बी, लॉस ऑन सेल 500 आ जाएगा बी। 52 देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दी हुई है ओपनिंग, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, मेडिसिन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है। बोल रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर बताओ। तो भाई स्टॉक ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर सिंपल होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है 5,000 प्लस परचेजेस 5,000 माइनस क्लोजिंग 3,000, तो आ रहा है 7,000, ए ऑप्शन आंसर है,
ए ऑप्शन आंसर है 7,000। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन यूज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, खत्म हो गई बात। फिर उसके बाद 53 देखो, 53 बोल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक नो डिफरेंस। तो बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई डिफरेंस नहीं करता बिटवीन कैपिटल रिसीव कैपिटल पेमेंट, बिल्कुल नहीं करता। रेवेन्यू रिसीव रेवेन्यू पेमेंट बिल्कुल नहीं करता। करंट ईयर प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं करता। ऑल ऑफ दिस, यस आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसी के बीच में भी डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं करता है, वो सबको ले लेता है। सब आ जाओ, कैश ट्रांजैक्शन चाहिए बस मेरे को, आ जाओ। पिछले साल का, अगले साल का, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल रिसीव रेवेन्यू रिसीव्ड, कुछ भी हो कुछ भी हो, सबको ले लेता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने अंदर, सबको ले लेता है, बस उसको कैश से मतलब है। तो इसके साथ हमारा एनपीओ का जो एमसीक्यू बेस्ड था, है ना, होप से तुम लोगों को थोड़ा सा वो आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एनपीओ में बन सकते हैं, इससे ज्यादा तुमको हाई लेवल के क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनपीओ में क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं या इसके आसपास के ही बन सकते हैं। तो होप से तुम लोगों को ये पसंद आया होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, बूस्ट हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो यार, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनका अकाउंटेंसी वीक चल रहा है। क्योंकि तुमको भी पता होगा सितंबर अटेम्प्ट में सबसे टफ पेपर अकाउंट्स ही आया था, जिसमें कंसाइनमेंट के एमसीक्यू ने तो दुनिया ही हिला दी थी सबकी। ठीक है, तो कंसाइनमेंट, एनपीओ और जॉइंट वेंचर, 3 टफ चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगते थे कि अच्छे एमसीक्यू से, तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए फॉर द कॉन्फिडेंस पर्पस। तो इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।